हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है, कैसे हो आप लोग। थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ गया, इसके लिए सॉरी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। एक बार फिर से हम लोग परिवहन, संचार एवं व्यापार चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग उसी चैप्टर को पढ़ेंगे जिस चैप्टर को हम लोग पिछले 2-3 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आज चौथा क्लास है, ठीक है, सॉरी आज थर्ड क्लास है। 2 क्लास इसके पहले ऑलरेडी हुआ है, ठीक है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, आज एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। पिछली क्लास में हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ाए थे। सड़क के बारे में तो पढ़ा दिए थे पूरा, सड़क के बारे में तो पूरा पढ़ा दिए थे, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे के बारे में, उसके अलावा स्टेट राजमार्ग यानी राज्य राजमार्ग के बारे में, इन सब चीजों के बारे में ना हम लगभग पूरा आप लोगों को पढ़ा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं था। फिर जिला सड़कें, उसके बाद फिर ग्रामीण सड़कें, उसके बाद सीमांत सड़कें, तो ये सब कुछ ना हम आपका पूरा क्लियर करा चुके हैं, इसमें कहीं प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। सीमांत सड़क के बारे में भी बताए थे कि जो सीमावर्ती इलाका होता है उधर सीमांत सड़क चलता है। आज प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे पाइपलाइन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो प्यारे बच्चों, पाइपलाइन के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। किसके बारे में बात करेंगे? पाइपलाइन के बारे में। प्यारे बच्चों, पृथ्वी के अंदर, समुद्र के नीचे बहुत सारे मोटे मोटे पाइप बिछाए हुए हैं, ठीक है ना। और पाइप इसलिए बिछाया जाता है कि इससे होकर के क्या जाएगा बाबू, बताइए तो आप लोग। पाइप से होकर के क्या जाएगा? सीमेंट जाएगा, गिट्टी जाएगा, बालू जाएगा? नहीं ना। लोहा जाएगा, एल्युमिनियम जाएगा, वो सब तो पाइप से होकर के नहीं जाएगा। तो पाइप से होकर के क्या जाता है? किस चीज के लिए पाइप का उपयोग करते हैं? बताओ जल्दी से, किस चीज के लिए पाइप का प्रयोग हम लोग करते हैं? किस चीज के लिए पाइप का उपयोग करते हैं, एक बार बताइए। पाइप का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? ऑयल के लिए, गैस के लिए। क्या समझ में आ रहा है ना बाबू? ऑयल हो गया, गैस हो गया, इन सब चीजों के लिए ना हम लोग पाइप का उपयोग करते हैं, ठीक है। गैस को अगर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना है तो इसके लिए पाइपलाइन एक बहुत बढ़िया साधन है। गैस को अगर एक जगह से, ये हो गया, उसके बाद ऑयल हो गया, चाहे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, लाइट डीजल हो गया, कोई भी तेल हो जाए, ठीक है ना। उसको अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो उसके लिए ऑयल का प्रयोग करते हैं। आजकल क्या हो रहा है ना कि खनिजों को भी एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए कहीं कहीं पर पाइपलाइन का प्रयोग किया जा रहा है। आप कहिएगा कि सर खनिज कैसे एक जगह से दूसरा जगह जाएगा? प्यारे बच्चों, खनिज को ना पहले द्रव अवस्था में गला लिया जाता है। खनिज है, पहले उसको गला करके लिक्विड बना लिया और लिक्विड बना करके फिर उसको एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया जाता है। तो खनिजों के लिए भी कहीं कहीं पर ना पाइपलाइन का प्रयोग यानी पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हम लोग प्यारे बच्चों आज पाइपलाइन के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो पाइपलाइन के बारे में पढ़ने के लिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयार हो जाइए, ठीक है ना। हाँ, 2 तरह का ही पाइपलाइन मुख्य होता है, एक गैस पाइपलाइन और एक तेल के लिए पाइपलाइन, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर पाइपलाइन के बारे में प्यारे बच्चे हम लोग बात करें तो याद रखिएगा, पाइपलाइन के बारे में ना आप लोग याद रखिएगा कि भारत में पाइपलाइन का भविष्य मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग पर निर्भर है। यानी कि मुख्य रूप से ऑयल और गैस, यही 2 चीज तो पाइपलाइन के द्वारा जाता ही है। अगर हम लोग बात करें एलपीजी के बारे में, मोटर गैसोलीन के बारे में, नेफ्था, केरोसिन, वायुयान तेल, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल, फर्नेस तेल, लिव ऑयल, यानी कि इन सबों को पाइपलाइन की सहायता से ही एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा जाता है। ये सब जो आप लोग देख रहे हैं ना, एलपीजी गैस हो गया, तेल हो गया, चाहे वो मतलब केरोसिन तेल हो, डीजल तेल हो, मतलब पेट्रोल हो, कोई भी तेल हो, उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए पाइपलाइन का ही प्रयोग किया जाता है। और आजकल ठोस पदार्थों जैसे खनिज को भी तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाने लगा है। यानी खनिज को भी लिक्विड फॉर्म में गला करके उसको पाइपलाइन के जरिए एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का काम किया जा रहा है, ठीक है ना। पाइपलाइन हम आपको बताया कि मुख्य रूप से 2 वर्गों में ही पाइपलाइन को रखा जाता है। एक तो हो गया तेल पाइपलाइन और दूसरा हो गया गैस पाइपलाइन। तो पाइपलाइन जो होता है ना वो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का होता है, एक तेल वाला और एक गैस वाला, ठीक है। तो इसको बाबू आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में भी प्रश्न आता है, यहां से परीक्षा में प्रश्न आएगा कि भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कीजिए। परीक्षा में प्रश्न आएगा कि भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन करिए, यही वाला सेम प्रश्न आएगा। तो जैसे अभी हम आपको बताया एकदम हूबहू ऐसे लिख दीजिए, काम अपना बन जाएगा। तो लिख देंगे कि देश में कच्चे तेलों का उत्पादन क्षेत्रों से शोधनशालाओं तक तथा शोधनशालाओं से तेल उत्पादों को बाजार तक पाइपलाइनों के माध्यम से भेजा जाता है। शोधनशालाओं में जो कच्चा तेल है उससे प्राप्त विभिन्न उत्पाद जैसे एलपीजी, मोटर गैसोलीन, नेफ्था, केरोसिन, वायुयान तेल, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल, फर्नेस तेल, लिव ऑयल इत्यादि को पाइपलाइनों की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाता है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है कि भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन करिए, तो आराम से हम लोग 3-4 लाइन में वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों पाइपलाइन।
समझ में आ गया ना? हाँ, तो ये क्या हो गया? पाइपलाइन हो गया। तो ये पाइपलाइन आप लोग अब याद रखिएगा कि दो चीज के लिए पाइपलाइन का प्रयोग करते हैं, एक तो गैस के लिए और दूसरा तेल के लिए। ठीक है, तो परिवहन के साधन में एक परिवहन का साधन क्या है? पाइपलाइन भी है। तो पाइपलाइन के बारे में समझ गए? कुछ नहीं समझना है, बस इतना ही समझना है कि जो गैस है और तेल है इसको पाइपलाइन के जरिए हम लोग भेजते हैं। अब प्यारे बच्चों, परिवहन के साधन में दो साधन और है। परिवहन के साधन में दो साधन और है। कौन कौन दो साधन है? एक तो वायुयान यानी हवाई जहाज, हवा में उड़ने वाला जहाज। ठीक है ना? तो परिवहन के साधन में अभी हम लोग पढ़ेंगे हवाई जहाज के बारे में। ठीक है ना? एक तो हवाई जहाज हो गया और दूसरा होता है पानी वाला जहाज। ठीक है, तो यह दोनों परिवहन के साधन है। एक तो हो गया हवाई जहाज जो कि परिवहन का साधन है, और दूसरा हो गया पानी वाला जहाज, यह भी परिवहन का एक अच्छा साधन है। तो अब हम लोगों को दो साधन के बारे में और पढ़ना है। एक हवाई जहाज यानी वायु मार्ग के बारे में, वायु मार्ग से लोग सफर करते हैं। ठीक है ना? और दूसरा प्यारे बच्चों जल मार्ग यानी जल मार्ग से भी लोग सफर करते हैं। तो अगर हम लोग वायु मार्ग के बारे में बात करें, प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग वायु मार्ग के बारे में बात करें तो वायु मार्ग का यह परिवहन महंगा है। ठीक है ना? जल्दी पहुंचा देता है, कहीं पर तेज है। अगर आपको पटना से दिल्ली जाना है 1.5 घंटे 2 घंटे में पहुंचा देगा। ठीक है ना? लेकिन महंगा भी तो है। ठीक है ना? अगर आप पटना से दिल्ली जाएंगे बाई ट्रेन तो आपको हो सकता है कि 1000 रुपया का टिकट लगे और आराम से आप दिल्ली पहुंच जाएं। लेकिन अगर वायुयान से जाइएगा तो हो सकता है कि 5000 रुपया का टिकट लग जाए, यानी 5 गुना ज्यादा। यानी कि रेल मार्ग से लगभग 4-5 गुना ज्यादा महंगा होता है वायु मार्ग। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि वायु मार्ग परिवहन का तेज माध्यम तो है, जल्दी कहीं पर पहुंचा देता है, लेकिन महंगा साधन है, महंगा भी है। लेकिन फिर भी अगर लंबी दूरी करना हो तो लोग इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? एक देश से दूसरे देश में जाना हो तो लोग इसी का प्रयोग करते हैं। भारत से अमेरिका जाना है, भारत से लंदन जाना है, ठीक है ना, भारत से जापान जाना है, भारत से चीन जाना है, तो लोग सड़क मार्ग का उपयोग थोड़ी ना करेंगे, जल मार्ग का उपयोग थोड़े ना करेंगे, सीधे वायुयान का उपयोग करते हैं, हवाई जहाज पर बैठ करके पहुंच जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? समय का बचत होता है। जिनके लिए समय बहुत मूल्यवान है वे लोग समय बचाने के लिए अधिक पैसा खर्च करते हैं। ठीक है? कुछ लोग होते हैं ना जिनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पैसा, और कुछ लोग होते हैं जिनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है समय। ठीक है ना? तो जिनके लिए पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है वो तो भाई साइकिलों से चल जाएंगे। ठीक है ना? अपना गाड़ी से चल जाएंगे, ट्रेन से पैसेंजर ट्रेन पकड़ लेंगे कि भाई एसी में नहीं कटाएंगे, पैसा ज्यादा जरूरी है तो वो करेंगे। लेकिन जिनके लिए पैसा से ज्यादा महत्वपूर्ण समय है वो पैसा नहीं देखते हैं, चाहे पैसा जितना खत्म हो जाए, लेकिन हमको जल्दी वहां पहुंचना है, समय बचाना है। ठीक है ना? तो जिनको भी समय बचाना है वो इस मार्ग का उपयोग आराम से कर सकते हैं। आराम से बैठिए हेलीकॉप्टर ये जहाज पर, सुर से पहुंच जाइए एकदम। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, आरामदायक सुखद भी होता है, एकदम आराम से बैठ जाइए, ना हिलना है ना डुलना है, एकदम आराम से सीट पर बैठे रहिए, लगेगा कि एकदम आकाश में आ गए। अब जब हवाई जहाज में बैठिएगा तो लगेगा कि बस बजरंगबली के अगला अवतार तो हम ही हैं। एक बजरंगबली थे जो कि एक जगह से दूसरे जगह उड़ के जाते थे, उसके बाद तो हम ही हैं जो बजरंगबली का दूसरा रूप है। ठीक है ना? बैठने पर यही महसूस होगा। तो प्यारे बच्चों, हम भी ज्यादा हवाई जहाज पे तो नहीं चढ़े हैं, अपने जीवन में सिर्फ एक बार चढ़े हैं। ठीक है ना? वो भी अभी जब हम लोग दिल्ली गए थे ना, तब जब जो स्टॉक में इंटरव्यू हुआ था ना हमारा, जब जो स्टॉक में हमारा इंटरव्यू हुआ था, तो जब हम इंटरव्यू देने के लिए गए थे ना तो हवाई जहाज से गए थे। ठीक है ना? क्योंकि समय बहुत कम था, जल्दी बुलाया गया था कि भाई जल्दी से आ जाइए, तो हवाई जहाज का सहारा लिए थे। तो जीवन में हम भी एक के बार बैठे हैं, तब ना बोल रहे हैं कि बैठने के बाद एकदम बजरंगबली वाला फीलिंग आता है, लगता है कि बजरंगबली के बाद हम ही तो हैं जो संजीवन बूटी उखाड़ के ला देंगे। ठीक है ना? हवाई जहाज पर एक बार बैठ गए तो लगता है कि आप तो पृथ्वी छोड़ दिए, कोई दूसरा ग्रह में जा रहे हैं। ठीक है ना? ये जो बादल ऊपर में दिखता है ना, सफेद सफेद बादल, उसके भी ऊपर चला जाता है हेलीकॉप्टर, ये हवाई जहाज। ठीक है ना? उसके ऊपर चला जाएगा, फिर उसके ऊपर जाएगा ना तो पूरा बादल एकदम नीला दिखाई देगा। ये जो सफेद सफेद दिखाई देता है ना वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हवाई जहाज उसके ऊपर उड़ता है, तो ऊपर में पूरा एकदम नीला दिखाई देगा। और जब वायुयान ऊपर में चला जाएगा ना तो लगेगा कि एकदम रुका हुआ है, अस्थाई है, नहीं आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना? लेकिन वो चलता है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। सोच लो, 800-900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। क्या समझ गए ना? तो भाई बड़ा बढ़िया फीलिंग आता है। लेकिन हाँ, ऊपर जाइएगा तो कान बंद हो जाएगा, बंद मतलब सुनाई कम पड़ेगा, कान एकदम लगेगा ना कि दोनों तरफ से हवा का दबाव है और पूरा प्रेशर से कान एकदम भरा गया है, बंद हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तब तो यही है हवाई जहाज। भाई ऐसे दिल्ली जाने में ना 12 घंटा 14 घंटा लग जाता है, 17-18 घंटा भी लग जाता है।
लेकिन हवाई जहाज से जाइएगा 1.5 घंटा में पहुंचा देगा। तो समय का बचत हुआ कि नहीं हुआ है? ठीक है ना, समय हुआ ना बाबू। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आरामदायक एवं सुखद यात्रा कम समय में वायु मार्ग से संभव हो जाता है। लेकिन अगर गलती से मिस्टेक हुआ, अगर दिन खराब है, तो अहमदाबाद वाला घटना भी हो जाता है। बेचारा बताइए, उतना का उतना आदमी समय के बारे में मर गया है। इंशाअल्लाह हम भी कभी बैठेंगे। हाँ बिल्कुल बैठिए भाई, आप भी बैठिए, जरूर बैठिए, ठीक है ना। देखिए, देश में वायु परिवहन का शुरुआत हुआ था 1911 ईस्वी में। हमारे देश भारत में पहली बार वायुयान यानी कि हवाई जहाज 1911 ईस्वी में चला। और पहली बार 1911 ईस्वी में चला, कहां से कहां तक? तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में 10 किलोमीटर की छोटी सी दूरी, ठीक है ना। हम आपको ट्रेन के बारे में बताए थे। पहली बार भारत में ट्रेन कब चला था? मुंबई से थाने के बीच में। बताओ बाबू जल्दी से, जल्दी से बताइए। पहली बार भारत में ट्रेन कब चला था? मुंबई से थाने के बीच में। जिस समय हम आपको ये रेलवे के बारे में बता रहे थे, रेल मार्ग के बारे में बता रहे थे, तो उस समय हम आपको बताया था ना कि भारत में जो सबसे पहली बार ट्रेन चला था वो कब चला था? सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच में चला था 1853 ईस्वी में, ठीक है ना। कब चला? 1853 ही था ना। 1853 ईस्वी में ही भारत में पहली बार रेल चला था, ठीक है ना। 1853 में मुंबई से थाने के बीच में बताए थे। लेकिन अगर वायुयान की बात की जाए, हवाई जहाज के बारे में बात की जाए, तो 1911 में चला इलाहाबाद से नैनी के बीच में, जिसका दूरी था मात्र 10 किलोमीटर, ठीक है। यह उड़ान डाक ले जाने के लिए किया गया था। कोई पैसेंजर को बैठा करके पहली बार में नहीं उड़ा था। पहली बार भाई हवाई जहाज उड़ रहा था, कौन आदमी उसमें बैठता? किसी को भरोसे नहीं था कि हम लोग भी ऊपर में उड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई उस पर डाक यानी कि जो पार्सल होता है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए पहली बार, ध्यान रखिएगा, डाक के लिए उपयोग किया गया था। लेकिन 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 ईस्वी के शुरुआत तक देश में 21 विमान कंपनियां वायु परिवहन का कार्य कर रही थी। यानी कि जब हमारा देश भारत आजाद हुआ था, उस समय तक हमारे देश में 21 कंपनी ऐसा था जो कि सेवा दे रहा था वायु परिवहन के लिए, ठीक है ना, वायु परिवहन के लिए सेवा दे रहा था। 8 दिसंबर 2005 से इंडियन एयरलाइंस सिर्फ इंडियन के नाम से जाना जाने लगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक सवाल आता है कि इंडियन एयरलाइंस इंडियन के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? या फिर ऐसा आएगा क्वेश्चन, इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल करके इंडियन कब किया गया? तो इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल करके इंडियन किया गया था 8 दिसंबर 2005 में, ठीक है ना। 8 दिसंबर 2005 ईस्वी में। और देश में लगभग 450 हवाई अड्डा है। अभी देखिए, बिहार में भी हवाई अड्डा बन रहा है। पटना में तो हवाई अड्डा बहुत पहले से है। अभी पूर्णिया में हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, यानी कि बन रहा है हवाई अड्डा, ठीक है ना। तो पूरे देश की अगर बात की जाए तो 450 हवाई अड्डे हैं। इनमें 12 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखो बाबू, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो होता है उसका मतलब है कि जहां से विदेशों के लिए भी हवाई जहाज उड़े, ठीक है ना। जिस हवाई जहाज से विदेशों के लिए भी जहाज उड़ता है, जैसे मान लिया जाए कि अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाने के लिए कहीं से जहाज उड़ता होगा, तो विदेश जाने के लिए जहां से जहाज उड़ता है ना, वैसे हवाई अड्डे को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। राजगीर में भी हवाई अड्डा बनना है, अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ है, जमीन का नापी उपी ही अभी हुआ है, लेकिन राजगीर में भी बनना है। बनना तो भाई बहुत जगह पे है, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे तो सरकार का रिपोर्ट सब जगह पे है, ठीक है ना। तो बाकी जो छोटे मोटे हवाई अड्डे होते हैं वो क्या है कि सिर्फ देश के उड़ान के लिए होता है, लेकिन जो बड़े बड़े हवाई अड्डे हैं वो ध्यान रखिएगा एक देश से दूसरे देश जाने के लिए भी हवाई अड्डा होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? हाँ, पटना का जो हवाई अड्डा है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। ध्यान रखिएगा, पटना का हवाई अड्डा, पटना के बारे में याद रखिएगा, पटना जयप्रकाश नारायण, ऐसे लिखिएगा, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में है, ठीक है ना, पटना में है, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो है वो पटना में है। पटना वाले भी हवाई अड्डे को लिखा तो जाता है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पटना से ना मतलब अपने ही देश के लिए ज्यादातर जहाजें उड़ा करती है, विदेशों के लिए नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ में है? पटना में है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये वाला चीज आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग ना वायुयान के बारे में तो पढ़ ही लिए हैं, अब थोड़ा सा हम लोग जल मार्ग के बारे में पढ़ लेते हैं।
इसके बारे में, जल मार्ग के बारे में। वायु मार्ग के बारे में बता दिए। 2-3 चीजें याद रखिएगा कि पहला बार कब से कब, ये पहला बार कहां से कहां तक, और 1911 ईस्वी में पहली बार 1911 ईस्वी में क्या हुआ था, इलाहाबाद से नैनी के बीच में हवाई जहाज उड़ा था। ठीक है ना, पहली बार हवाई जहाज इलाहाबाद से नैनी के बीच में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल ट्रेन भी होता है क्या सर? नहीं बाबू, इंटरनेशनल ट्रेन नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए यहां तक सारे बच्चे समझ गए भाई? समझ गए? हैं? बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों जल के बारे में बात करते हैं। देखो, जितना मजा हवाई जहाज पर बैठने में है ना, उससे कहीं ज्यादा मजा हमको लगता है कि पानी वाला जहाज पर बैठने में भी। एकदम आलीशान होटल, 5 स्टार होटल वाला मजा देता है बाबू। हालांकि हम कभी तक बैठे नहीं है, हम अभी तक पानी वाला जो बड़ा बड़ा पोत होता है उसमें बैठे नहीं है। अरे पानी वाला पोत का तो छोड़िए भाई, नावों में नहीं बैठे हैं। जो गंगा नदी और ये सब जगह पर जो लकड़ी का नाव होता है, उस नाव में भी हम आज तक नहीं बैठे हैं। बड़ा डर लगता है हमको। ठीक है ना, बड़ा डर लगता है कि भाई पानी में गए और गलती से नाव पलट गया तब क्या होगा। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को सोच करके ना हमको बड़ा डर लगता है और हम कभी नाव में जल्दी बैठते नहीं है। हमको लगता है कि ना, कौन जानता है भाई कब नाव पलट जाएगा, पानी में चल रहा है, बड़ा डर लगता है। ठीक है ना, तो इस वजह से हम जल्दी बैठे नहीं हैं। लेकिन कहीं कहीं पर तो भाई नाव ही साधन नहीं होता है। जैसे उत्तरी बिहार में चल जाइए, उत्तरी बिहार का कोई ऐसा लोग नहीं मिलेगा जो कि नाव में न बैठा हो, क्योंकि उधर बाढ़ आते रहता है, नाव ही उधर एक बढ़िया सवारी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये जो बड़ा बड़ा विमान है ना, जो पानी में चलता है, उसको बोलते हैं पोत। क्या बोलते हैं? पोत बोलते हैं। और ये जो पोत होता है ना, देख रहे हैं ना कितना बढ़िया एकदम आलीशान बना हुआ है, लग रहा है कि एकदम 5 स्टार होटल है। तो भाई इसमें भी बैठने में ना बड़ा मजा आएगा। अब देखिए कब हमारा ड्रीम पूरा होता है इन सब जहाजों में बैठने का, कभी तो बैठे करेंगे। ठीक है ना? हैं सर, आप एकदम बिल्कुल मेरे तरह हैं। हम, अच्छा आप भी डरते हैं क्या? अरे बड़ा डर लगता है भाई। जिंदगी, एक को जिंदगी मिला है, इतना अनमोल जिंदगी है, और उसमें भी जहाज में बैठ करके खत्म कर दें? हैं बताइए। वो तो कैसे कैसे संघर्ष करके पहली बार हवाई जहाज में बैठे। ठीक है ना, पहली बार हवाई जहाज में 26 साल की उम्र में बैठे, बताइए। अच्छा, एक लगभग लगता है 1 साल पहले। ठीक है ना, तो मिला जुला के 26 साल की उम्र में जहाज में बैठे हैं। अब एकरा में देखिए कब बैठते हैं, बैठेंगे तो बताएंगे। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों हम लोग जल मार्ग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर जल मार्ग के बारे में बात किया जाए तो जल मार्ग परिवहन का एक बहुत पुराना माध्यम है, बहुत प्राचीन माध्यम। बहुत पहले से जल मार्ग का उपयोग होते आ रहा है। जल मार्ग का कोई आज नया नहीं है, बहुत पहले से जल मार्ग का उपयोग होते आ रहा है। और जल मार्ग 2 प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक जल मार्ग और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग कहने का मतलब हुआ कि देश के अंदर ही अंदर, जैसे नदी हो गया तो उसमें कोई अगर नाव चल रहा है तो उसको, जैसे मान लीजिए गंगा नदी है तो गंगा नदी सिर्फ भारत में है, तो ये हो गया आंतरिक जल मार्ग। लेकिन समुद्र के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में चले जाना क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। ठीक है ना, यानी कि जिस जल मार्ग का उपयोग एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए किया जाता है, क्योंकि समुद्र तो चारों तरफ है। जैसे भारत से हमको अमेरिका जाना है तो समुद्र के रास्ते से जा सकते हैं। ठीक है ना, समुद्र के रास्ते से आराम से जा सकते हैं, तो समुद्र का रास्ता चारों तरफ है। ठीक है, तो अगर जिस जल मार्ग से एक रास्ते, मतलब एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं, उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। अंतरराष्ट्रीय कहने का ही मतलब हो गया एक देश से दूसरा देश जाना, और आंतरिक कहने का मतलब देश के अंदर ही बस चक्कर लगाते रहिए, घूमते रहिए। ठीक है ना, तो आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत मुख्य रूप से नदी हो गया, नहर हो गया, झील हो गया, ये सब का उपयोग किया जाता है। जबकि भारत के आंतरिक जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अब जो भारत का जलमार्ग है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। जैसे नेशनल हाईवे है ना, कि नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, जैसे नेशनल हाईवे का नंबर दिया गया है, वैसे ही जलमार्ग का भी नंबर दिया गया है। ठीक है ना, जैसे एनएच का नंबर है ना नेशनल हाईवे का, कि भाई ये NH1 है, NH2 है, NH3 है, NH110 है, इस प्रकार से जो भी होता है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग का भी नंबर है। ठीक है ना, कि कहां से कहां तक जाने वाला ये जलमार्ग है। जैसे प्यारे बच्चों, अगर हम राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की बात करते हैं, अगर हम राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की बात करें तो यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में जाता है 1620 किलोमीटर। सर, हम अपना नाव बनाकर किसी भी देश में जा सकते हैं? अपना नाव बना लीजिएगा ना, है कि देश का नागरिकता भी ले लीजिएगा। अपना नाव बना करके किसी भी देश में कैसे घुस जाइएगा, पकड़ लेगा, कहेगा कि आतंकवादी है, ये अपना नाव बना करके घुसना चाह रहा था, ये कुछ ना कुछ बड़ा घटना को अंजाम देने आया है, पकड़ के जेल में डाल देगा, मुकदमा चलेगा, फिर फांसी पर लटक जाइएगा, कुल नाव बनावल निकल जाएगा। ठीक है ना, हाँ, तो इसलिए इस हम गलती नहीं करना है कभी। किसी भी दूसरे देश में घुसने से पहले वहां के सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है, और वो इजाजत हमें पासपोर्ट के जरिए मिलता है। कहीं भी दूसरे देश में जाना है तो आपको वीजा और पासपोर्ट, 2 चीज आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है ना।
समझ में आ गया? तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, ठीक है ना? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में 1620 किलोमीटर पड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक जाता है, तो क्या बताइएगा? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी तक जाता है, सदिया से धुबरी तक, और ये 891 किलोमीटर की लंबाई में ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है। कौन सी नदी में? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी में है, और इसका उपयोग भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर के करते हैं। जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है इसका उपयोग भारत भी करता है और बांग्लादेश भी करता है। अगर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की बात करें, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 के बारे में अगर बात करें तो ये कोलम से कोट्टापुरम 205 किलोमीटर लंबा जलमार्ग चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नेहरू सहित पश्चिमी तट में विकसित है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है यह कहां से कहां तक? कोलम से कोट्टापुरम, कितना किलोमीटर का दूरी? 205 किलोमीटर का दूरी। अगर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की बात करें तो यह गोदावरी और कृष्णा नदियों के सहारे 1995 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पुद्दुचेरी काकानाडा नहर के सहारे यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में फैला हुआ है। और अगर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 की बात करें तो यह जलमार्ग उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट कनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर की लंबाई में विकसित है। तो टोटल प्यारे बच्चों 5 गो जलमार्ग जिसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना? सारे बच्चों को समझ में आ गया? वायु मार्ग अगर प्राचीन माध्यम है ना तो रावण का पुष्पक विमान भी हवा में उड़ता था। रावण का पुष्पक विमान हवा में उड़ता था। भाई देखो पहले वाला चीज ना, पहले मंत्र से उड़ाता था। पहले जो रावण का जो पुष्पक विमान था वो मंत्र से उड़ता था, एकदम पुष्पक विमान पर बैठ गया, ऐसे मंत्र मारा एकदम उड़ गया। आज कोई हवाई जहाज पर बैठ के मंत्र मार दे, ये सब जो बड़ा बड़ा जो अपने आप को जो साधु महात्मा लोग कहते हैं बाबा बागेश्वर धाम, ठीक है ना, कहते हैं कि हम सब जानते हैं, हम दूसरा के भविष्य जानते हैं, अपन भविष्य के पता नहीं, दूसरा के भविष्य देखने चले। तो बात यही है कि वे लोग आजकल के जो बाबा लोग हैं ना सब ढोंगी बाबा, ठीक है ना, मतलब बाबा के नाम पे राजनीति करना, बाबा के नाम पे बिजनेस करना, बाबा के नाम पे व्यापार करना, बाबा के नाम पे गलत काम करना, यही सब बच गया है कुछ लोगों को, ठीक है ना। तो अगर कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए तो पहले मंत्रों से होता था, मंत्र में वो शक्ति होता था कि कुछ भी हो जाता था। मारीच जो कि व्यक्ति था वो व्यक्ति आदमी से हिरण बन गया था मंत्र से, ठीक है ना, तो वो संभव था, मायावी, पहले माया चलता था, लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो अगर प्यारे बच्चों कुल मिलाकर के बात किया जाए तो यही है, ठीक है ना। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसे ना बोलिए किसी के बारे में, काहे ना बोले भाई, हैं, ठीक है ना, जो ढोंगी है उसके बारे में ढोंगी ना बोले तो और क्या बोले, ठीक है ना। अगर हम कोई बोल दे, ठीक है, देखिए भगवान की पूजा करना अच्छी बात है, हम भगवान का विरोध नहीं कर रहे हैं, ढोंगी बाबाओं का विरोध कर रहे हैं। भगवान तो हमारे लिए पूजनीय है, हम डेली भगवान का उठते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की पूजा पाठ में बड़ा श्रद्धा है हमारा। लेकिन वैसे ढोंगी बाबा जो भगवान के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, भगवान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो तो गलत है ना। बताओ बाबू, तो अगर गलत को गलत ना कहा जाए तो क्या उसको हम सही कहें? हैं? बहुत सारे ऐसे बाबा हैं। अरे जो सही बाबा है ना, जो ओरिजिनल में बाबा है आज, वो आपको टीवी पर नहीं दिखाई देंगे। जो सचमुच में भगवान के मतलब पूजा करने में लीन है, वो कहीं हिमालय में बैठ करके तपस्या कर रहे होंगे, वो टीवी पर आकर के बीजेपी या कांग्रेस नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वो ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी को वोट दो कि कांग्रेस को वोट दो, वो भगवान के प्रार्थना में मतलब मग्न है एकदम, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आजकल के बाबाओं को देखिए ना, मंदिर से ज्यादा वो टीवी चैनल पे दिखाई देते हैं, उनको मंदिर में ज्यादा दिखाई देना चाहिए, भगवान का पूजा करते हुए ज्यादा दिखाई देना चाहिए, लेकिन वो वहां पर कम दिखाई देंगे, टीवी चैनल पे ज्यादा दिखाई देंगे, ठीक है ना। बताइए, खुद दूसरा को ज्ञान देंगे कि मोह माया में नहीं रहिए, मोह माया से दूर होइए, और अपने 50-50 हजार के चश्मा पहन करके लोग घूमेगा, तो वैसे बाबा को क्या कहिएगा, ठीक है ना। कुछ बाबा हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज को देख लीजिए, ठीक है ना, और मतलब अच्छे हैं, जो अच्छे हैं उनको अच्छे कहने में कोई बुराई नहीं है ना। तो वो राजनीति पर कभी टिक्का टिप्पणी करते हैं, कभी देखे हैं प्रेमानंद जी महाराज को ये कहते हुए कि बीजेपी को वोट दो, चाहे इसको वोट दो, चाहे उसको वोट दो, नहीं, वो अपना राधा कृष्ण में मग्न है, ठीक है ना, वो अपना अलग दुनिया में मग्न है, ठीक है ना, तो वो अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मतलब आप लोग समझ गए यहाँ तक, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 2 3 4 5 यहां तक समझ गए बाबू? अरे बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर यहां तक? चलिए
तो अब प्यारे बच्चों जल मार्ग भी आपका हो गया कंप्लीट। परीक्षा में सवाल आएगा, ठीक है ना, कि भारत के प्रमुख जल मार्ग के बारे में लिखिए, तो 1 2 3 4 5 पांचों जल मार्ग के बारे में शॉर्टकट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। पहला जलमार्ग हल्दिया इलाहाबाद से हल्दिया तक, दूसरा जलमार्ग सदिया से धुबरी तक, तीसरा कोलम से कोट्टापुरम तक, चौथा जलमार्ग गोदावरी कृष्णा नदियों के सहारे फैला है, पांचवा जलमार्ग ध्यान रखिएगा उड़ीसा राज्य के ईस्ट कोस्ट कनाल मंताई नदी और ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर की लंबाई में विकसित की जा रही है। तो कुल मिलाकर के ना ध्यान रखिएगा, समझ आ गया। आपदा प्रबंधन भी पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करिए, आपदा प्रबंधन भी पढ़ाएंगे, एक बार ये खत्म हो जाने दीजिए, इसके बाद एक चैप्टर और बचा है बिहार के बारे में, वो सब कुछ बताएंगे। क्लियर। तो प्यारे बच्चों यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया, जिसमें पाइपलाइन के बारे में हम बता दिए, वायु मार्ग के बारे में बता दिए और अभी हम आप लोगों को जल मार्ग के बारे में बता दिए, ठीक है ना। तो यहां तक सब कुछ आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, जल्दी से बता दीजिए। यस सर, क्लियर है ना बाबू, यहां तक सब सारे बच्चों का कंप्लीट है। अब बात करते हैं संचार के बारे में। संचार जरा अच्छे तरीके से ना आप लोग ध्यान रखिएगा संचार के बारे में। अगर प्यारे बच्चों संचार के बारे में बात किया जाए तो प्राचीन काल में, यानी बहुत समय पहले अगर आप चले जाएंगे तो प्राचीन काल में अपनी बातों को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए किस चीज का प्रयोग होता था? लोग ढोल बजा करके, ठीक है ना, ढोल बजा करके, या फिर कह सकते हैं क्या बोलता था, पत्र लिखते थे और उसके माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जानकारी जाता था। उसके बाद कबूतर के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक जानकारी जाने लगा। मतलब कि अगर पहले बात किया जाए तो कहीं कहीं पर आग जला करके कोई चीज सूचित किया जाता था, आग जला दिया गया, धुआं उठा, भाई वो मैसेज पहुंच गया, ठीक है ना। तो पहले प्राचीन काल में ना बहुत लोकल चीजों का इस्तेमाल करके संचार व्यवस्था को मजबूत किया गया। मतलब एक जगह से दूसरी जगह बात को, अपने संकेतों को पहुंचाने के लिए किसी न किसी चीज का उपयोग किया जाता था। जैसे कुछ लोग ताली बजा करके एक दूसरे को अपना मैसेज भेजते थे, ढोल बजा करके, आग जला करके, या फिर बहुत अन्य तरीकों से संदेश भेजते थे। वही मध्यकाल में क्या हुआ, ये तो बात जो अभी हम कर रहे हैं ना कि ताली बजा करके, ढोल बजा करके, ये सब हो गया बहुत पहले की बात, प्राचीन काल की बात। मध्यकाल में क्या होता था कि जो तेज दौड़ने वाला व्यक्ति है उसको चिट्ठी दे दिया जाता था और वो दौड़ करके कहीं चिट्ठी पहुंचा देता था, ठीक है ना। उसके अलावा क्या हुआ, फिर धीरे धीरे हुआ कि भाई आदमी से कितना देर होगा, तो कबूतर का उपयोग होने लगा। अब कबूतर अपने चोंच में चिट्ठी दबा करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था, या फिर कबूतर के पैरों में चिट्ठी को बांध दिया जाता था और वो कबूतर एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देता था चिट्ठी को। वैसा सिखाया जाता था, उसको ट्रेंड किया जाता था। लेकिन आधुनिक काल की अगर बात की जाए, वर्तमान काल की बात की जाए, तो ना कबूतर है, ना दौड़ने वाला आदमी, ना ताली बजा करके, ना ढोल बजा करके। अब तो सीधे सीधे मोबाइल उठाइए, हेलो कैसे हैं, ठीक है ना। अब तो सीधे सीधे वीडियो कॉल कर लीजिए, ठीक है ना। सब कुछ प्यारे बच्चों अब संभव है। आने वाले कुछ समय में संचार का माध्यम और हो सकता है कि बदल जाए। अभी जो हम लोग वीडियो कॉल पर देख रहे हैं, हो सकता है कि वायु में ही 3D के माध्यम से हम लोग देखना शुरू कर दें। वायु में एकदम ऐसे बटन दबाए और एकदम 3D खुल करके आ गया, एकदम सामना सामनी खड़ा होकर के बात कर रहे हैं। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़े तो कुछ और बेहतर हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से वर्तमान समय में प्यारे बच्चों अब संचार के बहुत सारे साधन विकसित हो गए। रेडियो विकसित हो गया, टेलीविजन आ गया, मोबाइल आ गया, इंटरनेट का जमाना आ गया। तो अब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, अब सब लोगों के पास बहुत सारे संचार के साधन है। अगर प्यारे बच्चों भारत में संचार की सुविधा के बारे में बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1837 ईस्वी में डाक सेवा का शुरुआत किया गया। यानी कि अंग्रेज लोग पहली बार आकर के डाक सेवा का शुरुआत करते हैं। सर कबूतर भागता नहीं था, नहीं बाबू, कबूतर को ना उस तरीके से सिखाया जाता था, ठीक है ना। जैसे आज सैनिकों के पास देख लीजिए खोजी, ये क्या है, जो कुत्ता होता है। आजकल जो भारतीय सैनिक है, चाहे किसी भी देश के सैनिक के पास कुत्ता होता है। अब भाग जाता है कुत्ता? नहीं भागता है, उन लोग को सिखाया गया है उस प्रकार से ना, उन लोग को ट्रेंड किया गया है कि किसी भी चीज को सूंघ करके पता लगा लेता है कि अपराधी कौन है। उसको उस तरीके से क्या किया गया, ट्रेंड किया गया है कि जो भाई कुत्ता है उसको सिखाया गया, समझाया गया, उसको भी पढ़ाई करवाया गया, तब वो आज जा करके इतना काबिल बन गया है कि वो किसी चीज को सूंघ करके पता कर ले रहा है। और हम लोग की तरफ वाला कुत्ता है वो देख लीजिए, दिन भर तो सूंघता ही रहता है, फिर भी वो सही जगह पे नहीं जाता है, बेचारा इधर उधर पिटाइल चलता है, ठीक है ना। तो सब कुछ प्यारे बच्चों सिखाने के ऊपर निर्भर करता है। अगर जानवरों को भी अगर प्यार से समझाया जाए तो वो भी ट्रेंड हो जाते हैं, वो भी सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो कबूतर को वैसे ही सिखाया जाता था, समझ में आ गया ना। हाँ, तो अब प्यारे बच्चों बात करते हैं हम लोग भारत में संचार सुविधा के बारे में। तो भारतीय डाक सेवा ना केवल कंप्यूटरीकृत हो चुकी है, डाक विभाग ने अपने पत्र वितरण का कार्य तेजी और सुधार लाने के लिए पूरे देश को, पूरे डाक सेवा को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा है। देखिए भारत का कोई भी सर्विस डाक सेवा पर, अगर आपको चिट्ठी कहीं भेजना है, सीधे आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, स्पीड पोस्ट करा देते हैं, एकदम 2 दिन के अंदर वहां पे पहुंच जाए,
3 दिन के अंदर वहां पे पहुंच जाए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि इसमें और फास्ट लाने के लिए, मतलब कि डाक सेवा को और अधिक स्पीड में ले जाने के लिए, मतलब डाक सेवा को और तेज करने के लिए भारत के पूरे डाक क्षेत्र को ना 8 भागों में बांट दिया गया है, 8 क्षेत्र में बांट दिया गया है, ठीक है। और यह 8 क्षेत्र आपके पिन कोड में समाहित है। कहिए कैसे? जैसे मान लिया जाए प्यारे बच्चों, हमारा जो पिन कोड है वो है 801306। ये हमारा क्या है, जो पिन कोड होता है। आप लोग का भी अपना अपना अलग अलग क्या होगा, पिन कोड होगा। अभी हम बताए हैं कि डाक क्षेत्र को 8 क्षेत्रों में बांट दिया गया है, संपूर्ण डाक को ना 8 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। बिहार और झारखंड जो है वो 8वां क्षेत्र में आता है, 8वां जोन में आता है, ठीक है ना। तो पूरा जो डाक क्षेत्र है उसको 8 जोन में बांटा गया, जिसमें बिहार और झारखंड जो है वो 8वां जोन में आता है। तो जैसे देखिए हमारा जो पिन कोड है वो है कितना, 801306। तो शुरुआत में क्या है बाबू, 8 है। तो ये शुरुआत वाला जो अंक है यह दिखाता है कि आप किस क्षेत्र से आते हैं। आप बिहार के हैं ना, हर एक जगह का जो पिन कोड है उसका शुरुआत का अक्षर 8 होगा। आप चाहे बिहार के किसी कोना से रहिए, आप चाहे झारखंड के किसी कोना से रहिए, आपका शुरुआत का पिन कोड का अक्षर 8 होगा, यह कंफर्म है। आप मिला लीजिए अपना पिन कोड, शुरुआत का एकदम पिन कोड 8 होगा, शुरुआत में 8 होगा, क्योंकि बिहार और झारखंड 8वां जोन में पड़ता है, ठीक है ना। तो जो 6 अंक वाले इस पिन कोड में जो पहला अंक है वह जोन के लिए होता है। जो पहला अंक है वो किसके लिए, जोन के लिए, कि हम लोग डाक के किस जोन में पढ़ते हैं। तो हम लोग 8वां जोन में पढ़ते हैं, तो यहां पर 8 आ गया है। बाद के अंक जो है वो किसके लिए हैं, उप जोन के लिए, मतलब 0 और 1 ये किसके लिए है, उप जोन, यानी कि 8वां जोन है और पहला हम लोगों का क्या है, पहला उप जोन है। और बाकी का जो ये 3 अक्षर है, लास्ट का जो 3 अक्षर है, यह क्या दिखाता है, गंतव्य डाकघर के लिए निर्धारित किया गया है। मतलब जो लास्ट का 3 अक्षर है यह डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस का कोड होता है, ठीक है ना। लास्ट का जो 3 अक्षर है ना, यह पोस्ट ऑफिस का कोड होता है। शुरुआत का पहला अक्षर आपका जो क्षेत्र है वो किस जोन में पड़ता है यह दिखाता है। दूसरा और तीसरा ये 2 चीज दिखाता है कि आप किस उप जोन में आते हैं। और जो ये चौथा, पांचवा और छठा ये दिखाता है कि भाई आपका जो डाकघर है उसका क्या कोड है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों तो कुछ इस तरीके से बनता है पिन कोड। ऐसे मत समझ लीजिएगा कि कुछ भी उठा करके पिन कोड बोल दिया। पिन कोड बनने के पीछे ना डाकघर होता है, हर एक पोस्ट ऑफिस का अलग अलग पिन कोड होता है। आपका घर किस पिन कोड में आता है ये आपके पोस्ट ऑफिस के अनुसार होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। बिहार और झारखंड पिन कोड संख्या 8 में शामिल है। अभी बताया ना कि बिहार और झारखंड का जो पहला अक्षर होगा वो 8 से शुरू होगा, क्योंकि बिहार और झारखंड जो है वो 8वें जोन में आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। डाक विभाग अपनी सेवा में सुधार करते हुए तथा डाक वितरण में अधिक तेजी लाने के लिए 6 डाक चैनल की सुविधा दे रहा है। अब डाकघर जो है ना वो चैनल की सुविधा दे रहा है, ताकि आप सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से पहुंचा सके। तो अब डाकघर जो है ना वो चैनल की सुविधा भी दे रहा है। इन्हें राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, पत्रिका या दस्तावेज चैनल, भारी चैनल और व्यापार चैनल कहा जाता है। तो डाक क्षेत्र जो है, भारत का जो डाक क्षेत्र, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारत का डाक क्षेत्र कितने चैनलों में बटा हुआ है। भारत का जो डाक क्षेत्र है वो कुल कितने चैनलों में बटा हुआ है। तो याद रखिएगा भारत का डाक क्षेत्र 6 चैनल में बटा हुआ है। और जोन कितना, 8 को। भारत का डाक 8 जोन में और 6 को चैनल में बटा हुआ है। समझ में आ गया। भारत का जो डाक क्षेत्र है वो 6 जोन में और बाकी 8, याद रहेगा। 1 मिनट बाबू रुक जाओ जरा। चलिए, तो क्या समझ में आ गया ना बाबू। तो पिन कोड का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। अभी हम समझा रहे थे पिन कोड का मतलब। आप किसी से पूछिएगा कि तुम्हारा पिन कोड क्या है, तो कह देगा 804432। ठीक है भाई, 804432 बोलिएगा कि नंबर कैसे बनता है। ये जो पिन कोड का नंबर है 804432 बनने के पीछे क्या क्या लॉजिक है, जरा लॉजिक समझाओ। वो कहेगा क्या है, इसी सरकार के द्वारा नंबर दे दिया गया है। तो उसको बताइएगा कि ऐसे ही सरकार के द्वारा नंबर नहीं दिया गया है। इसका कारण है जो पहला अंक है वो दिखाता है कि आप किस जोन में पढ़ते हैं। जैसे बिहार और झारखंड से अलग जाइएगा ना तो ये 8 शुरुआत में हट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई आएगा। तो शुरुआत में जो नंबर है वो दिखाता है जोन, दूसरा और तीसरा जो है वो दिखाता है उप जोन, और चौथा, पांचवा, छठा आप किस पोस्ट ऑफिस में, आपका घर किस पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है उसका कोड है। तो ये आप लोग ना अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा।
भारत का जो डाक क्षेत्र है वो 8 जोन में और 6 चैनल में बंटा हुआ है। अब चैनल के बारे में बताते हैं। ये जो 6 चैनल है प्यारे बच्चों, ये 6 चैनल क्या है जरा इसको ध्यान से समझिए। पहला चैनल हम आपको बताएं, राजधानी चैनल। राजधानी चैनल नई दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानियों के लिए यह डाक सेवा है, जिसके लिए पीले रंग की पत्र पेटियां प्रयोग में लाई जाती है। यानी कि दिल्ली से 6 गो विशेष राज्यों की राजधानियों में यह डाक सेवा दिया जाता है, जिसको बोला जाता है राजधानी चैनल। मतलब भारत देश के राजधानी से राज्यों की राजधानी में यह डाक सेवा दिया जाता है। दूसरा है मेट्रो चैनल। जहां जहां पर मेट्रो चलता है वहां के लिए यह चैनल है, जैसे बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के लिए यह डाक सेवा है। इन स्थानों के लिए अंकित पिन कोड वाले डाक पत्रों को नीले रंग वाली पत्र पेटियों में डाला जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद तीसरा है ग्रीन चैनल। स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्रों को हरे रंग वाली पत्र पेटी में डाला जाता है। अलग अलग पत्र पेटी है, आप किसी भी पेटी में नहीं डाल सकते हैं। किसी भी मतलब पोस्ट ऑफिस में आप जाते हैं ना, तो पोस्ट ऑफिस वाले को पता रहता है कि हमें आपका पत्र किस चैनल के अंतर्गत भेजना है, ठीक है ना। जैसे आपको चिट्ठी कहीं भेजना है तो आप तो जाइएगा पोस्ट ऑफिस में जमा कर दीजिएगा कि लीजिए ये चिट्ठी पहुंचा दीजिए। अब पोस्ट ऑफिस वाले अलग अलग चैनल चुनते हैं कि आपका अगर पोस्ट ऑफिस है तो किस चैनल के थ्रू जाएगा। तो आप अगर कोई अंकित, मान लिया कि हम अगर कोई डाकघर में चिट्ठी देते हैं, अगर हमको वो चिट्ठी मुंबई भेजना हो तो हमारा जाएगा ये ग्रीन चैनल से, ठीक है ना। चूंकि हम स्थानीय पिन कोड डालेंगे, स्थानीय पिन कोड डालेंगे तो वो ग्रीन चैनल से जाएगा, ठीक है ना, हरे रंग की पेटी में जाएगा। अब उसके बाद होता है दस्तावेज चैनल। दस्तावेज चैनल क्या है? समाचार पत्र और विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए दस्तावेज चैनल होता है। भारी चैनल, यह डाक सेवा बड़े व्यावसायिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। जो बड़ा बड़ा व्यावसायिक संगठन है उसका जो चिट्ठी होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भारी चैनल है। और उसके बाद है व्यापार चैनल, यह छोटे व्यापारिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। तो व्यापारियों के लिए अलग डाक चैनल है, ठीक है ना, सरकारी अलग डाक चैनल है। अगर भारत देश के एक राज्य मतलब भारत देश की राजधानी दिल्ली से अगर किसी राज्य को भेजना है तो उसके लिए अलग डाक चैनल है। हम लोग जो चिट्ठी भेजते हैं उसके लिए अलग डाक चैनल है। तो सबके लिए अलग अलग डाक चैनल बना हुआ है, ठीक है ना, सबके लिए अलग अलग डाक चैनल बना हुआ है। और प्यारे बच्चों, उन्हीं डाक चैनलों के माध्यम से क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग सामान को ले जाते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों यहां से आप लोग कुछ चीजें और याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे 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 एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार साधनों की महत्ता को स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन और संचार का क्या महत्ता है। तो लिखेंगे हम लोग कि परिवहन एवं संचार को भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिवहन एवं संचार ने भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिवहन के साधन उपलब्ध रहने से कच्चे माल कारखाने तक एवं ये जो तैयार माल है वो बाजार तक पहुंचाए जा सकते हैं। मतलब परिवहन का अगर साधन बढ़िया हो तो कच्चे मालों को हम लोग कारखाना तक और पक्के माल को हम लोग कहां तक, बाजार तक पहुंचा सकते हैं। संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। प्राचीन काल में जहां ताली बजा करके, ढोल बजा करके, आग जला करके, वहीं मध्यकाल में तेज दौड़ने वाले व्यक्तियों और जो कबूतर होता था उसके जरिए संदेश भेजे जाते थे। लेकिन ये सभी साधन नहीं थे, ये जो सब साधन आज हैं वो नहीं थे। ऐसे साधन विकसित किए जा चुके हैं जिसके द्वारा बड़े समूह को एक साथ पहुंचा जा सके, ठीक है ना। आज क्या है, आज आप लोग देख रहे हैं कि संचार का कितना बढ़िया साधन है। हम पटना में रह करके पढ़ा रहे हैं, आप बिहार के अलग अलग कोने से पढ़ रहे हैं, कितना जल्दी बात ट्रांसफर हो रहा है, एकदम लाइव है। अभी बोल रहे हैं तुरंत आपके पास पहुंच रहा है, एक सेकंड का देरी नहीं हो रहा है। सोचिए, प्राचीन काल में यह सब नहीं था। आज चिट्ठी भेजता था 15 दिन के बाद जाता था, लेकिन आज देखिए हम खड़ा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं और एकदम लाइव देख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। सोचिए कि आप बिहार के किसी कोने में बैठ करके हमें देख रहे हैं कि हम पटना में क्या कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ना कि हम क्या बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना। तो सोचो भाई कितना किलोमीटर का दूरी है, लेकिन एकदम लाइव आपको सुनाई पड़ रहा है। तो ये होता है प्यारे बच्चों संचार। इसी को क्या बोलते हैं, संचार कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आपकी किताब में कुछ चीजें जो कि हम देख रहे थे इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अगर संचार का, ठीक है ना, संचार का अगर सबसे बढ़िया सुविधा की बात की जाए कि वर्तमान में संचार का सबसे बढ़िया साधन कौन है, तो क्या बताइएगा, मोबाइल है, ठीक है ना। संचार का सबसे बढ़िया साधन मोबाइल है। संचार के बारे में कुछ चीजें याद रखिएगा, हम लिखवा देते हैं। सबसे पहला चीज तो याद रखिएगा, संचार का सबसे बढ़िया साधन, संचार का सबसे बढ़िया साधन, संचार का सबसे बढ़िया साधन क्या हो जाएगा बाबू, तो याद रखिएगा संचार का सबसे बढ़िया साधन है मोबाइल, ठीक है ना। संचार का सबसे बढ़िया साधन क्या हो जाएगा, मोबाइल संचार का सबसे बढ़िया साधन है। प्राचीन काल में नहीं, मतलब आज से कुछ वर्ष पहले जब मोबाइल नहीं था तो एसटीडी चलता था, ठीक है ना। एक दुकान के पास वो बड़ा वाला जो फोन होता है ना, चोंगा वाला, वो वाला फोन रहता था। आप वहां पे जाते थे, 5 रुपए कॉल, 2 रुपए कॉल ऐसे करके लेता था और वो आपको बात करवाता था। तो मोबाइल फोन आजकल संचार का सबसे बढ़िया साधन है, कोई भी काम जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि संचार बाधित हो जाता है,
कभी कभी क्या होता है, अच्छा आजकल मोबाइल भी काम करता है तो कैसे काम करता है, टावर से काम करता है, टावर पकड़ता है तो ना काम करता है, नेटवर्क से काम करता है। लेकिन अगर नेटवर्क का जो ये है, ये नेटवर्क का जो तार है, अगर वो टूट जाता है तो संचार बाधित हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, संचार बाधित होने का कारण है केबल का टूट जाना। संचार बाधित होने का कारण, संचार बाधित होने का कारण है, होने का कारण, संचार बाधित होने का कारण क्या है, केबल का टूट जाना। केबल मतलब होता है तार, केबल मतलब तार, तार का टूट जाना, ध्यान रखिएगा, तार का टूट जाना, ध्यान रखना बाबू। संचार बाधित होने का कारण क्या है, केबल का टूट जाना, ठीक है ना। धीरे 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 करके शुरुआत में तो टेलीविजन नहीं आया था, रेडियो आया। प्यारे बच्चों, रेडियो, भारत में रेडियो का प्रसारण पहली बार 1923 ईस्वी में हुआ था। भारत में रेडियो का प्रसारण पहली बार, ध्यान रखिएगा, भारत में रेडियो का प्रसारण, भारत में रेडियो का प्रसारण, भारत में रेडियो का प्रसारण पहली बार, भारत में रेडियो का प्रसारण पहली बार कब हुआ, 1923 ईस्वी में हुआ। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है ना। 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ठीक है ना, बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया, है ना, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया। क्लियर, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया। रेडियो तो अभी भी चलता है भाई, रेडियो अभी बंद नहीं हुआ है, रेडियो अभी भी चलता है। सबसे ज्यादा सुनने वाले लोग 4 व्हीलर वाले होते हैं। आप 4 व्हीलर में बैठते हैं, रेडियो बजाता है, ठीक है ना, रेडियो अभी भी है। अच्छा, ये समझ में आ गया ना, भारत में रेडियो का शुरुआत कब हुआ था सबसे पहले, 1900 जल्दी से बताइए कब, 1923 में। उसके बाद 1936 ईस्वी की बात करते हैं। 1936 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, 1936 में ये जो नाम था ना बाबू, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ये जो नाम था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, इसका नाम बदल दिया गया और ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। तो 1936 में इसका नाम बदल करके, इसका नाम बदलकर 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 1936 ईस्वी में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है ना, ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। बाद में 1957 में, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का भी नाम बदल करके आकाशवाणी कर दिया गया, ठीक है ना। 1957 में इसका भी नाम बदल दिया गया, ये जो ऑल इंडिया रेडियो है ना, इसका भी नाम चेंज हो गया। तो 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर, ठीक है ना, क्या कर दिया गया, तो ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। ये लोग नाम बदलता है, हम लोगों को याद करना पड़ता है, ठीक है ना। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके आकाशवाणी कर दिया गया, कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, आकाशवाणी कर दिया गया। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो वर्तमान में प्यारे बच्चों ये इसका नाम फिर से बदला हुआ है। वर्तमान में इसका नाम है, वर्तमान में इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, क्या, प्रसार भारती। वर्तमान में इसका नाम है क्या, प्रसार भारती। तो ये सब ना आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसका नाम क्या है, प्रसार भारती, ठीक है सर। ये सब बुक में कहां है, भूगोल का किताब में 204 नंबर पेज में लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है बाबू। हाँ, ठीक है ना। एक समय था कि जब संचार का सबसे लोकप्रिय साधन टेलीविजन हुआ करता था, संचार का सबसे लोकप्रिय, हालांकि टेलीविजन आज भी संचार का लोकप्रिय साधन में से एक है। टेलीविजन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन में से आज भी एक है। टेलीविजन आज भी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, समझ आ रहा है ना। टेलीविजन आज भी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, लेकिन मोबाइल आजकल लोग इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। टेलीविजन के बारे में अगर बात की जाए तो 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी। बाबू ध्यान रखिएगा, टेलीविजन की शुरुआत, टेलीविजन जिसको शॉर्टकट में आप लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं कि हम टीवी देख रहे हैं, तो टेलीविजन की शुरुआत
टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? 1959 में आरंभ हुई। ठीक है ना, 1959 में आरंभ हुई। टेलीविजन की जो शुरुआत है वो कब आरंभ हुई? 1959 में टेलीविजन की, ये जो टेलीविजन था वो आरंभ हुआ और 1976 में इसे दूरदर्शन नाम दे दिया गया। ठीक है ना, ये जो टेलीविजन की शुरुआत हुई थी 1959 में, तो 1976 में इसका नाम बदल करके, इसका नाम बदलकर इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? डीडी। तो डीडी कहने का मतलब क्या हुआ? डी से दूर और डी से दर्शन। बाबू दूर से ही दर्शन कर लीजिए, उसी का नाम है दूरदर्शन। ठीक है ना, दूर से ही दर्शन कर लीजिए, उसका नाम है दूरदर्शन। तो 1976 में इसका नाम बदल करके दूरदर्शन कर दिया गया। ठीक है ना, दूरदर्शन कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। 1976 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? दूरदर्शन कर दिया गया। अच्छा, पहले जो टीवी होता था प्यारे बच्चों, वह ब्लैक एंड व्हाइट होता था। आजकल के जैसा रंगीन एकदम 2K या 4K HD में नहीं होता था। पहले का टीवी ना ब्लैक एंड व्हाइट होता था। हमें आज भी याद है कि हम लोग साइकिल का जो रिम होता है, जो चक्का वाला रिम होता है ना, उसको काट करके और उसको बांस से लटका करके उसको छत पर लगाते थे। बांस से लटका करके, बांस पे टांग करके उसको छत पर लगाते थे। अब मैच वगैरह अगर होता था तो उसको देखने के लिए बांस ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, अंटीना पकड़िए नहीं रहा है। ठीक है ना, छत पे चल गए, अब बांस पकड़ के हिला रहे हैं, पूछ रहे हैं पकड़ल का? तो एगो नीचे रहता था टिबिया, देखिए टिबिया जो है ना, जो टीवी है वो झिलमिल 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 करते रहता था। ठीक है ना, ऐसे ऐसे एकदम झिलमिलाते रहता था। तो हम लोग हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, तो नीचे से पकड़ ललका, एकदम मुझे रुक गया, पकड़ ले को, चल अब। ठीक है ना, हवा चलता था, अंटीने गड़बड़ा गया, ले हो गया, फिर से उसको जाकर के मिलाइए एकदम सही, ऐसे ऐसे करके, इस तरीके से करके प्यारे बच्चों पहले होता था। लेकिन 1982 ईस्वी में पहली बार रंगीन प्रसारण हुआ। 1982 में पहली बार रंगीन प्रसारण हुआ। ध्यान रखिएगा, रंगीन प्रसारण हुआ ध्यान रखिएगा 82 में पहली बार क्या हुआ? रंगीन प्रसारण हुआ। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों धीरे धीरे करके संचार व्यवस्था डेवलप किया। ठीक है ना, इस तरीके से करके संचार व्यवस्था डेवलप किया है। तो कुल मिलाकर के अगर बोला जाए तो प्यारे बच्चों संचार भी आज हम आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। बचपन का याद दिला दिए सर ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों हम आप लोगों को परिवहन पढ़ा दिए पूरा, संचार पढ़ा दिए पूरा। अब एक टॉपिक और बचा है व्यापार, वो अगली क्लास में खत्म हो जाएगा और अगला क्लास में आपका ये चैप्टर चौथा। ठीक है ना, तो अगली क्लास में आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा और ये सब चीजें जो हम आप लोगों को बताए हैं ये सबको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि संचार बाधित होने का क्या कारण है, तो बता दीजिएगा। केबल का टूट जाना आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके आकाशवाणी कब कर दिया गया? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके आकाशवाणी किया गया था 1957 में। पूछा जाएगा कि आकाशवाणी को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो बताइएगा किस नाम से? प्रसार भारती के नाम से। तो ये सब ना आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों अब हमें उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। जब अगली क्लास में मिलेंगे तो आप लोगों को व्यापार पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है ना, व्यापार में आयात निर्यात, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सब प्रकार के व्यापार के बारे में हम समझा देंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों यही तक रहने देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।